कैट 2024 स्लॉट 2 भोपाल सेंटर। हेलो एवरीवन, आई एम नितिन तिवारी और आज मैं बात करूंगा अपने कैट 2024 के सफ़र के बारे में। इस वीडियो में मैं अपनी एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी से लेकर एग्ज़ाम डे के स्ट्रगल तक सब कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं VARC सेक्शन की। मैंने 2 मंथ की प्रिपरेशन में VARC पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें मेरी ग्रिप थोड़ी बेटर है। एग्ज़ाम के दिन स्ट्रैटेजी ये थी कि आरसी के 12 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करूं, फिर VA के फ्रेगमेंटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं और लास्ट के 7 मिनट को अपने लास्ट आरसी के लिए बचाऊं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में सिचुएशन काफ़ी अलग थी। जो क्वेश्चंस का सीक्वेंसिंग थी वो 2000 के पैटर्न से डिफरेंट था। मैंने स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। हाँ, मैंने 24 के 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए पर लास्ट के 2 आंसर्स बस गेस करने पड़े क्योंकि टाइम बहुत कम था और क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझने का मौका नहीं मिला। एनालिसिस अगर देखा जाए तो VARC की एनालिसिस में मैंने 24 के 24 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए उनमें से 14 राइट थे और 10 रॉन्ग। 14 राइट मतलब 14 इंटू 3 पॉजिटिव मार्क्स थे मेरे 42, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में मेरे 10 में से 2 तो टीटा क्वेश्चन थे और 8 MCQ वाले। सो नेगेटिव 8 मार्क्स के बाद मुझे टोटल 34 मार्क्स मिले। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 34 मार्क्स भी 33.54 मार्क्स में कन्वर्ट हो गए और जिससे मैंने अराउंड 97 परसेंटाइल स्कोर किया VARC सेक्शन में। मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन VARC, बट मैं काफ़ी क्लोज आ पाया लेकिन फॉलो प्रॉपरली हो नहीं पाया एग्ज़ाम डे में क्योंकि सीक्वेंसिंग काफ़ी अलग थी, इसके कारण थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था एग्ज़ाम। VARC में अगर टॉपिक वाइज बात करें तो RCs के जो 16 क्वेश्चन थे उनमें से मैंने 9 करेक्ट अटैम्प्ट किए थे और 7 रॉन्ग। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी के जो 8 क्वेश्चंस थे उनमें से 4 सही थे मेरे और 4 गलत। सो दिस टाइप की एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, क्योंकि आपको समझ आता है कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। जैसे कई लोग हैं जिनका वर्बल एबिलिटी पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये पता करना, क्वांटिफाई करना मॉक टेस्ट के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप मॉक दें तो एनालिसिस के टाइम खुद का एक एनालिसिस ज़रूर बनाएं जिसमें आप RCs और VA का एक अलग से लिखते जाएं जो भी आपके टेस्ट में स्कोर आ रहा है, जिससे आपको टारगेट क्या क्वेश्चन करने ये पता चलेगा एग्ज़ाम के दिन। अब बात करते हैं DILR सेक्शन की, जो लिटरली मेरी कैट जर्नी का सबसे पेनफुल पार्ट रहा है। ये एक सेक्शन था जो मुझे सबसे ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा था लिटरली। मतलब मैं इस सेक्शन में उतना ही अंडर कॉन्फिडेंट था जितना मैं VARC में कॉन्फिडेंट। मेरी स्ट्रैटेजी भी ये थी कि एटलीस्ट एक सेट कैसे भी करके सॉल्व कर लूँ ताकि मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट एग्ज़ाम डे पर मेरा डर हकीकत में बदल गया। मैंने सबसे पहले क्विक ओवरव्यू लिया DI वाले सेट को शुरू करके। DI में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, कुछ PRD वाला, एंड इस छोटे से ट्वीक ने मेरा पूरा DI का सेक्शनल वाला प्लान पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। 20 मिनट लगाने के बाद मुझे लगा कि एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। फिर मैंने अगला सेट चूज़ किया जो 1 से 10 नंबर के अरेंजमेंट वाला पजल था। ये स्लॉट 2 का सबसे डिफ़िकल्ट सेट निकला। मुझे लगता है यही गलती हुई क्योंकि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। बाकी के सेट जैसे ई-कॉमर्स रेटिंग और जिमनास्ट रेटिंग वाले सेट्स में मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की पर टाइम बहुत कम था, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसके कारण लास्ट के 5 मिनट बचे थे जब मैं सबसे सेकंड ईजीएस्ट सेट था जो मैं स्लॉट 2 वाले का, जिसमें वॉकवेज और लेक का स्कीमेटिक डायग्राम्स वाला सेट था, और ये शुरू किया। पर टाइम इतना कम था कि सिर्फ टीटा क्वेश्चन गेस करने का टाइम मिला। अब हाँ, DI में मेरा स्कोर इतना ठीक तो रहा नहीं, लेकिन मैं एक डिटेल एनालिसिस बताता हूँ मेरे अटेम्प्ट की, मेरे स्कोर की और सिग्निफिकेंस ऑफ टीटा क्वेश्चन, नॉट ओनली इन DILR सेक्शन बट कैट एग्जाम इन जनरल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि DI में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिनमें से 3 सही थे। जो 3 सही थे उनमें से भी एक टीटा वाला जो मैंने गेस किया था वो सही था। बाकी 2 मैंने जो मतलब सॉल्व करके जो किए थे उनमें से सिर्फ 2 ही सही रहे। 12 क्वेश्चन गलत थे, 12 में से 9 टीटा क्वेश्चन थे। तो अराउंड मैंने 10 टीटा क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब मार्क किए, वो भी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। नाउ पॉजिटिव मार्किंग 3 into 3 9 पॉजिटिव मार्क्स हैं और 3 क्वेश्चन के नेगेटिव मार्क मिले मुझे।
सो टोटल मार्क्स बन जाते हैं 6, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा मार्क्स हो जाता है 6.09 और परसेंटाइल है 37.95। इस वक्त मेरा पूरा सेक्शनल कट ऑफ का ख़त्म ही हो गया था कि हाँ चांस ही नहीं अब तो कैट क्लियर करने का। सो एकदम लो मोटिवेशन के साथ मैं क्वांट वाले सेक्शन में पढ़ा था। लेकिन अगर DILR की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने जो मार्क किया क्वेश्चन वो है। जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन 3 में पॉसिबल आंसर था 5 और मैंने जो टीटा वाले क्वेश्चन है मैंने आंसर किया था 6। अगेन अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में तो पॉसिबल आंसर था 4, मेरा आंसर था 3। वंस अगेन पॉसिबल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में 2 था, मैंने आंसर किया था 1। और एक और क्वेश्चन 14 जिसमें पॉसिबल आंसर था 26 और मेरा आंसर था 25। तो अराउंड 4 क्वेश्चंस थे जिनमें मेरा सिर्फ एक नंबर के कारण, एक वैल्यू के कारण क्वेश्चन गलत हुआ। तो काफ़ी क्लोज अटेम्प्ट थे ये टीटा वाले। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मेरा लकी दिन होता तो इनमें से कुछ क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते और सही मार्क हो जाते, लेकिन गैस वो दिन मेरे लिए इतना अच्छा नहीं था। अगर बात करें तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट फिर भी कन्वर्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पॉसिबल आंसर 6 था और मेरा आंसर भी 6 ही मार्क किया था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टीटा में जो मार्क करो वो रियल आंसर कितना करीब हो, ये भी आपको एक स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। मैं अपने इसलिए दूसरे क्वेश्चन भी बताता हूँ जिनमें मेरी गेस काफ़ी दूर थी रियल आंसर से। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें आंसर मैंने जो दिया था वो था 4300 बट रियल आंसर था 5100। अगेन क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पॉसिबल आंसर था 3500 और मैंने आंसर दिया था 9600। सो काफ़ी ज़्यादा गैप है ऐसे टीटा क्वेश्चन में। लेकिन आप फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप रिस्क ले सकते हो और टीटा क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करो कैट में, कभी भी आप अटेम्प्ट करो तो मॉक्स में एक प्रैक्टिस बना लो ये कि टीटा क्वेश्चन कैसे स्ट्रैटेजाइज करके सॉल्व करते हैं। फिर आया क्वांट सेक्शन जो मेरी कैट जर्नी का फाइनल ब्लो था। मैंने अर्थ टॉपिक्स जैसे टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, एवरेजेस और मिक्सचर, इन पे मैंने काफ़ी फोकस किया था प्रिपरेशन के टाइम। पर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगे थे। जो सॉल्वेबल क्वेश्चन थे जैसे सिंपल इंटरेस्ट और रिमाइंडर थ्योरम वाला मैंने इन्हें अटेम्प्ट किया, पर फिर भी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों मेरा साथ नहीं दे रहे थे उस दिन। एंड में बस टीटा वाले क्वेश्चन को रैंडम आंसर से भर दिया और फिर एग्ज़ाम का टाइम भी ख़त्म हो गया था। अब मैं इसका भी थोड़ा डिटेल एनालिसिस दे देता हूँ कि मैंने जो आंसर की थी उसमें से क्या था। तो मैंने क्वांट में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिनमें से सिर्फ 4 सही थे और 12 गलत। तो उनमें से भी मैंने 8 टीटा वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो मतलब वो भी मार्क किए होंगे अपने गैस कर। सो अगर देखा जाए तो मैंने सॉल्व करके अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन ही मार्क कर पाए, उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला। पॉजिटिव मार्किंग अगर बात करें तो 3 into 4 हो जाता है 12 और नेगेटिव मार्किंग 4 क्वेश्चन जो नॉन टीटा वाले थे, नेगेटिव मार्किंग 4, टोटल स्कोर बन जाता है 8। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर बन गया 9.94 जो फिर भी एक एवरेज रिस्पेक्टेबल स्कोर बोल सकते हैं इसे। परसेंटाइल है 75.29। एकदम बॉर्डर पे मैंने कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है क्वांट का काफ़ी कॉलेजेस के लिए, बट DI ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर DI हो जाता तो शायद इस साल 30 LPA वाले कुछ कॉलेजेस तो मिल जाते मुझे, बट DI ने वो सब ख़त्म कर दिया। क्वांट में भी अगर मैं टीटा वाले क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पॉसिबल आंसर था 14, मैंने आंसर दिया 15, तो ये भी काफ़ी क्लोज। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 पॉसिबल आंसर था 2, मैंने आंसर दिया 3। क्वेश्चन नंबर 19 पॉसिबल आंसर था 7, मेरा आंसर था 9। सो ये काफ़ी क्लोज से मेरे मतलब टीटा क्वेश्चन कन्वर्ट होने से बचे हैं। काफ़ी अच्छे गैसिंग किया मैंने मेरे ख्याल से, बट लकी डे नहीं था सो नहीं कर पाया कन्वर्ट। ये था मेरा स्कोर रिपोर्ट कार्ड। ये आप देख सकते हैं कि मैंने वर्बल एबिलिटी VRC सेक्शन में 97 परसेंटाइल स्कोर किया, क्वांट में 75 अराउंड, और DI जो सेक्शन था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर था उसने मेरा डर को हकीकत में प्रूव करते हुए अराउंड 38 परसेंटाइल पिला के गिराया है। ओवरऑल परसेंटाइल 49 मार्क्स है मेरे और परसेंटाइल 85 है। सो ये भी 85 परसेंटाइल मेरे सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो निकल जाता है काफ़ी कॉलेजेस का, बट अगेन DI के कारण नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट कैट 2024 का एक्सपीरियंस। क्या मैंने एक अच्छा रिजल्ट ला पाया? शायद नहीं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। मैंने जेड का एग्ज़ाम भी दिया है और अब उसकी तरफ पूरी उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। विल बी कमिंग अप विद जेड 2025 स्कोर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।